ठीक है। We are live now. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि हमने अपने फेसबुक पे जो है वो लाइव इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला शुरू किया है। उसमें हर रोज़ हमारे साथ जो है वो अपने फील्ड में महारत रखने वाले शख्सियात हमारे पास मौजूद होते हैं। ऐसी शख्सियत में आज हमारे साथ सिद्रा नईम साहिबा मौजूद हैं, जिनकी ज़िंदगी के बारे में और तजुर्बात ज़िंदगी के जितने भी शोबे हैं उनमें तजुर्बात के बारे में उनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले हम उनकी ज़ुबानी उनकी कहानी जो है पूछते हैं। जी मैडम, आप अपने बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा नईम है। मैं साहिवाल यानी पंजाब का एक बहुत ही छोटा सा इलाका है, मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ। और मेरा पेशे के लिहाज से मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। आप कह सकते हैं कि स्पेशल एजुकेटर्स हूँ मैं, माज़ूर बच्चों के साथ, दिमागी और जिस्मानी माज़ूर बच्चों के साथ मैं काम करती हूँ। एंड यही मेरा पैशन है। इसके साथ-साथ खुशकिस्मती से मैं सर रेहान अल्लाहवाला के साथ जुड़ी और अब मैं रेहान अल्लाहवाला सर का एक प्रोजेक्ट है इंटरव्यू स्कूल, उसकी प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, जिसमें हम लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, सीखते सिखाते हैं और लोगों को हायर करते हैं कि वो हमारी टीम का हिस्सा बने और हम उनको सैलरीज़ देते हैं। इसके साथ-साथ हम उन लोगों को ऐसे लोगों से कनेक्ट करवाते हैं जो उनकी ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना इंट्रोडक्शन करवाया। मैं हमारे नाज़रीन को ये हम बताना चाहेंगे और हैं आप किस एजुकेशन के किस फील्ड पे स्पेशली जो है वो काम करते हैं? जी, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ। इसके साथ-साथ मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। आप कह सकते हैं कि मैं लोगों की कैफ़ियत, दिमागी हालात और जितनी भी तरह की जो दिमागी कमज़ोरियाँ होती हैं, बेशक वो टेम्परेरी हों, बेशक वो परमानेंट हों, मैं उनको डील करती हूँ और मेरी जो तालीम है वो भी इसी के मुतालिक है। एक ऑथराइज्ड एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इसके साथ-साथ मैं एजुकेटर बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ और उसके साथ-साथ मैं स्पेशल एजुकेटर्स हूँ। अच्छा। मैडम आप मुझे बताएँगे कि स्पेशल एजुकेशन तो ये इस हवाले से तो नहीं है ताकि हमारे नाज़रीन जो वो समझने की कोशिश करें कि जैसे जो चाइल्ड होते हैं एबनॉर्मल या इस तरह से वो उनकी जो इमोशनल डेवलपमेंट सही तरह से नहीं हो सकती, वो नेचुरली जो है वीक होते हैं, उनकी आप इमोशनल जो है डेवलपमेंट करते हैं। इस हवाले से हम समझे जैसे जैसे डाउन सिंड्रोम जो चाइल्ड होते हैं, जैसे ऑटिज़्म या उसको हम ये कह लें कि सीपी चाइल्ड होते हैं, उनके हवाले से आप उनमें से किस चाइल्ड के ऊपर आप जो है एजुकेशन के सिलसिले में काम करते हैं? जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं जितनी भी जिस्मानी और दिमागी जो डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी के बच्चे हैं मैं उनके साथ काम करती हूँ। मैं ऑटिज़्म को डील करती हूँ, मैं डाउन सिंड्रोम को डील करती हूँ, मैं सीपी चाइल्ड को डील करती हूँ, मैं स्पीच डिलेइंग फिज़िकल डेवलपमेंट डिले चाइल्ड को डील करती हूँ। इसके अलावा जितने भी हेयरिंग इम्प्लांटेड चाइल्ड होते हैं मैं उनके साथ काम करती हूँ। अक्सर ये होता है हमारे मुआशरे में ये जितने भी आपने जो बताए हैं अ, जो अ, चाइल्ड के स्पेसिफिकेशन जो डाउन सिंड्रोम, ऑटिज़्म और सीपी, तो इसमें आप मुझे थोड़ा बताएँगे कि ये अलग-अलग कैसे हैं एक-दूसरे से? सीपी का चाइल्ड कैसा होता है? और डाउन सिंड्रोम जो चाइल्ड होता है वो उससे डिफरेंट कैसे होता है? ऑटिज़्म का चाइल्ड उससे कैसे डिफरेंट होता है? और इनमें से कौन-सा चाइल्ड है जो जो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है? कौन-सा चाइल्ड है जो दोनों तरफ से कमज़ोर होता है, मेंटली भी और फिज़िकली भी?
और किस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ती है? आप आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ये तीनों एक डिपार्टमेंट में वीक होते हैं और वो डिपार्टमेंट है न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। इनकी दिमागी जो ग्रोथ होती है वो कमज़ोर होती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम होती है, तो ये इन तीनों का आप कह सकते हैं कि मुश्तरका डिसऑर्डर है। अब हम बात करते हैं कि ऑटिज़्म का अगर बच्चा होता है तो उसमें क्या उसके साथ कैसे काम करते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं? तो जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है वो बात करते हुए आपसे कतराता है, आप उसकी स्पीच नहीं होती, उसको वैसे हर समझ होती है। वो आँख में आँख डाल के इंटरेक्शन नहीं कर सकता, दोस्त नहीं बना सकता, घर में आए हुए मेहमानों के साथ जो है वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। जब भी कोई नए माहौल में जाता है, तो डिस्टर्ब होता है और इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ डाउन सिंड्रोम की, तो डाउन सिंड्रोम फिज़िकली इन तीनों डिपार्टमेंट्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिज़िकली डाउन सिंड्रोम जो है वो जिस्मानी तौर पे बहुत ही मज़बूत असाब के मालिक होते हैं और इनकी पहचान ये होती है कि ये अपनी आँखों, नाक और मुँह की बनावट से और इस हाथ की हथेली का जो ये अंगूठा होता है और उँगलियों के ये जो ये हिस्से हैं, उनकी बनावट से पहचाने जाते हैं और हम उनको आसानी से चलते-फिरते सड़कों पर देख सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम है। लेकिन जो ऑटिस्टिक बच्चा है उसमें ज़ाहिरी कोई भी ऐसी अलामत जो है वो आपको आम शख्स को देखने नहीं आती कि वो चलते हुए या जाते हुए किसी भी शख्स या बच्चे या बच्ची को देखकर ये डायग्नोज कर सके या ये स्क्रीन कर सके कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है। अब हम बात करते हैं सीपी चाइल्ड की। देखिए सीपी चाइल्ड जो है वो इन तीनों डिपार्टमेंट में सबसे कमज़ोर और सबसे ज़्यादा जो है वो मुश्किल काम करने के लिहाज से मुश्किल मरहला होता है हम सबके लिए, एजुकेटर्स के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए, स्पीच थेरेपिस्ट के लिए और स्पेशली फिजियोथेरेपिस्ट के लिए और ओटी थेरेपिस्ट के लिए। तो ये बच्चे दिमागी तौर पर तो ठीक होते हैं, ग्रेजुअली देखा गया है कि दिमागी तौर पे अच्छे होते हैं कुछ बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे नहीं होते। और इन सब स्पेशल मतलब जितने भी सीपी चाइल्ड होते हैं, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन होती है और वो कॉमन ये होती है कि वो पैरालाइज़्ड होते हैं। वो अपनी मदद आपके तहत जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएँ, वो अपनी सीट पर बैठ नहीं सकते, खा पी नहीं सकते। अगर ग्रोथ अच्छी अगर डेवलपमेंट हुई होती है, थेरेपी हुई होती है, बच्चे पे काम हुआ होता है, तो वो इस काबिल हो जाता है कि कहीं न कहीं लड़खड़ाता हुआ जो है वो अपने मुँह में चम्मच डाल लेता है, ग्लास पकड़ कर मुँह को लगा लेता है। तो यही बहुत सारी अचीवमेंट होती है लेकिन उसके एब्डोमिनल पोर्शन से निचला हिस्सा जो है वो काम नहीं करता ज़्यादातर और कुछ बच्चे ऐसे भी देखे गए हैं कि जिनकी पूरी बॉडी जो है वो उनके इस मुँह के पार्ट से नीचे तक जो है वो वर्किंग में नहीं होती। सो ये डिफरेंट इनकी जो है वो इनकी टाइप्स हैं और इन सब बातों को आपसे शेयर करने के बाद मैं ज़रूर ये कहूँगी कि प्लीज़ अगर आप अपने इर्द-गिर्द अपनी फैमिली में, अपने घर में ऐसे कोई बच्चे देखें तो प्लीज़ इस चीज़ का वेट मत करें कि कोई बाबा जी आएँगे और दम करेंगे और ये सब ठीक हो जाएगा या वक़्त के साथ-साथ ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं अगर इसके फादर भी जो है वो लेट चलना शुरू किया था या लेट बैठना शुरू किया था, तो कोई बात नहीं ये भी इस तरह की पुरानी मिथ को लेकर जो है वो बच्चों की अर्ली डेवलपमेंट को इग्नोर मत करें। इसको बोलते हैं बुनियादी नशो-नुमा। जो बच्चे की बुनियादी नशो-नुमा का टाइम होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, उसको इग्नोर नहीं करें। और अगर हम किसी भी चीज़ को बेशक वो मैं यहाँ एक मिसाल दूँगी कि अगर आप एक नरम लकड़ी लेते हैं, जो गीली लकड़ी होती है, आप उसको अगर किसी रस्सी के साथ कोई भी शक्ल, कोई भी आकार, कोई भी जो है वो शेप देना चाहें, तो आप उसको रस्सी के साथ बाँधकर गोल शेप भी दे सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं, जिस तरह आप चाहें आप उस गीली लकड़ी को आकार दे सकते हैं। लेकिन जब लकड़ी सख्त हो जाती है या लकड़ी मज़बूत हो जाती है, तो फिर वो सिर्फ़ टूटती है उसमें हम तब्दीलियाँ नहीं ला सकते। तो ये मैंने इसीलिए यहाँ कोड किया कि जब बच्चे छोटे होते हैं यानी उनकी इब्तदाई तरबियत और नशो-नुमा का जो टाइम होता है, उसमें अगर हम बच्चों पे काम करें, माएँ बनकर, बहनें बनकर, टीचर्स बनकर,
थेरेपिस्ट हैं, टीचर वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ओटी थेरेपिस्ट हैं, जितने भी हम लोग जो इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, अगर उनको जो है वो बच्चा उस अर्ली एज में मिल जाता है तो उनके लिए काम करना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर सीपी चाइल्ड की बात की जाए तो हड्डियां नरम होती हैं और असाब इतने स्ट्रांग नहीं हुए होते, पट्टे अकड़ नहीं चुके होते, तो वो बहुत एक नाजुक कली होता है। हम उसको जिस तरह जो है वो जिस रंग में ढालना चाहें और जिस जो है वो आकार का बनाना चाहें, हमारे लिए उसमें काम करना आसान होता है। जैसे ही बच्चों की जो है वो हड्डियां कुदरती तौर पर स्ट्रांग होने लगती हैं, मजबूत होने लगती हैं वक्त के साथ साथ, तो वहाँ हमें काम करने में दुश्वारी आती है, स्पेशली सीपी चाइल्ड को लेकर। तो ये है हमारी वो हर्डल्स जो हम लोग फेस करते हैं, और टाइप्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर इसके अलावा अगर कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि मिस है तो प्लीज आप दोबारा जरूर पूछिए, मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँ। मैं स्पेशली जो आपने जो बताया कि इससे में इस जो टाइप है जो चाइल्ड की, इसमें जो सीपी चाइल्ड है वो सबसे ज्यादा कमजोर है। मैं उस पर ज्यादा बात करना चाहूंगा, ज्यादा आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो सीपी चाइल्ड है उसके पैदा होने के बाद उस पहले तो उसकी वजूहात क्या होंगे। अब शायद ये आपका चैप्टर हो या ना हो, क्योंकि आप एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं, बिहेवियर है, तो इसके हवाले से भी अगर हमें बताने की कोशिश करें उसके वजूहात क्या होंगे, और एक एवरेज एज जो है सीपी चाइल्ड पे अगर जो है बचपन से उसको बेहतर करने की कोशिश करें, उसको उसकी डेवलपमेंट करने की कोशिश करें, फिजियोथेरापिस्ट के पास जाए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए, तो शुरू से अगर उस पर काम किया जाए तो वो कितने हद तक बेहतर हो सकता है। उसकी एवरेज एज हम क्या कह सकते हैं, वो नेचुरली तो वो तो नेचर के पास है सारी चीजें, लेकिन एवरेज हम क्या उस पे वो कर सकते हैं कि कितनी एज हो सकती है, वो कितना बेहतर हो सकता है। जी, कि जो है वो कंसर्न है आपका सवाल में, उसमें उसमें एक कंसर्न शो होता है। तो मैं ये आपसे कहूंगी कि देखिए, रब ताला ने, कुदरत ने कुछ जो है वो इख्तियारात अशरफुल मखलूक़ात को दिए हैं। कुछ इख्तियारात जो हैं वो हमारे अपने हाथ में है, कुछ इख्तियारात रब ने अपने हाथ में है। सो अगर हम वजूहात की बात करें कि ये क्यों होता है, तो इसकी 101 से भी ज़्यादा वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजूहात माँ का जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होना, जी और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ऐसी प्री मैच्योर कंसीविंग जो स्टार्टिंग में ही हमें नज़र आती है कि भई ये तकलीफ़ का बायस है, या ये कंसीव नहीं कर पाएगा, तो हम हमारे गायनोकोलॉजिस्ट अगर उसको दवाइयों और से उसको इतना ताकतवर बना देते हैं कि वो ग्रोथ शुरू कर देता है, तो देखा गया है कि उसके बाद भी ऐसे इश्यूज सामने आते हैं कि वो चीज़ें जो कुदरती तौर पर जिसको परवान चढ़ना होता है, या जो एलिमेंट कुदरती तौर पर रब ताला जो है वो बच्चे में अ, उभारते हैं या बच्चे में पैदा करते हैं, वो किसी दवाई, किसी इंजेक्शन से उस तरह काम नहीं करती जिस तरह रब ताला की कुदरत करती है। सो उस सिचुएशन में जो है वो हमें यही लगता है कि कोई बात नहीं, हम सँभाल लेंगे, सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो हम अपने डॉक्टर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो कुछ ऐसी मेडिसिन, कुछ ऐसे इंजेक्शंस, कुछ ऐसी ट्रीटमेंट लेते हैं जिसकी वजह से बच्चा टेम्परेरी तौर पर तो ग्रोथ कर लेता है, लेकिन वो एक आम बच्चे से बहुत पीछे रह जाता है, और कहीं न कहीं जो है वो उसकी बैकबोन, उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसमें डिफेक्ट आ जाता है। क्योंकि आप कहते हैं जिस तरह हराम मगज़ हम सब के सब, अगर मैं बैठी हुई हूँ, तो वो बैकबोन की हड्डी जो है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो काफ़ी इसमें रोल प्ले करती है। मेरा आगे झुककर बात करना, मेरा टेक लगाना, मेरा उठकर यहाँ से चलकर कहीं जाना, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं, इसमें मेरी जो है वो रीढ़ की हड्डी का बड़ा काम है, और वो मेरे ब्रेन तक भी उसका काफ़ी असर है। और उसी से छोटी-छोटी तारें निकल कर हमारे पूरे जिस्म में जा रही हैं। सो वहाँ वहाँ फिर मसला क्रिएट हो जाता है। जो ज़ाहिरी तौर पे जो है वो देखने में तो नहीं लगता कि कोई बच्चा पैदा होते साथ ही चलना शुरू नहीं करता।
लेटा होता है तो हम समझते हैं कि जी, तो लेटा हुआ कोई ऐसा क्यों नहीं है। फिर हम देखते हैं कि थोड़े-से उसके जो हाथों की पोस्चर है वो यूँ है, हम समझते हैं शायद जो है वो हम जब इसको ऐसे करके बाँध के रखेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो हम उसकी बाजू को यूँ टेढ़ा करके ऐसे बाँध कर ज़ोर से कपड़ा बाँध देते हैं, जैसे आजकल हमारे वो हुँ, गाँव में और घरेलू रिवाज होते हैं। तो उससे बच्चा सारी-सारी रात रोता है क्योंकि उसने कभी अपने उस 9 महीने की पोज़ीशन में कभी उसने अपने हाथ यूँ नहीं रखे होते। उसके हाथ हुँ, यूँ ही होते हैं। जब आप उसको ऐसे कर दो सारी रात रो रहा होता है और हम समझ नहीं पा रहे कि क्या वजह है एक्चुअली उसके वो बॉन्ड्स हैं या वो जो उसका बॉडी जेस्चर है, स्ट्रक्चर है, वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता जिसको आप ज़बरदस्ती कर देते हैं। तो ऐसे ही करते हैं फिर बच्चा जैसे 3 महीने 4 महीने बाद जो है वो लड़खड़ाना शुरू करता है या सहारा लेता है अपनी माँ के साथ जो है वो अपना सर लगाता है। तो हम महसूस करते हैं कि CP40 में से कुछ भी ऐसा नहीं होगा। 6 महीने में बच्चा जो है वो अपना फीडर नहीं पकड़ पाता, जो है वो अपने जो है वो अगर कोई चीज़ काट रही है उसको कहीं या कोई डिस्टर्ब कर रही है तो वो उसको पूछ नहीं पाता। कुछ बच्चे बहुत आसानी से पूछ पाते हैं, इसका हर किसी का जो है वो डेवलपमेंट लेवल और हर किसी की सेंसरीज़ इश्यूज़ डिफरेंट होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है वो पहले से ही अपने बच्चे की छोटी-छोटी चीज़ों को बॉदर करें कि वो क्यों रो रहा है, क्या कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई तकलीफ़ है, शायद कोई उँगली में कोई धागा सा अटक गया हो हमारे बच्चे के कपड़ों का तो वो उसको तंग कर रहा हो, शायद कोई चीज़ चुभ रही हो, तो इसको ज़रूर बॉदर कीजिए और 3 महीने बाद अगर आप देखें कि आपका बच्चा जो है वो आम दूसरे बच्चों की तरह हरकत नहीं कर रहा है, तो ज़रूर किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाइए, उनको बताइए कि मेरे बेटे का जो टॉयलेट है यानी मेरे बेटे की जो पॉटी टाइमिंग है वो भी बाकी बच्चों से डिफरेंट है। मैंने पहले मेरे 2 बच्चे थे वो ऐसा नहीं करते। हत्ता कि उनके खाने-पीने के टाइम भी मुख्तलिफ हो जाते हैं क्योंकि उनके डिसऑर्डर्स की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से उनका जो पॉटी टाइम है वो भी बड़ा अजीब-सा होता है और वो नॉर्मल उम्र के बच्चों से ज़्यादा जो है वो उनका डिस्चार्ज होती है उसकी पॉटी तो ये चीज़ें बहुत अलार्मिंग होती हैं और बच्चा खाना हज़म नहीं कर पाता जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बच्चे को दूध सक करना नहीं आता, चूसना नहीं आता, ये भी एक बहुत हार्डशिप होती है पेरेंट्स के लिए कि बच्चे को कैसे जो है वो उसका पेट भरा जाए। तो ये वाले जो सिम्पटम्स है ना, ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आप प्लीज़ एक दफ़ा अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ ज़रूर डिस्कस करें। वो ज़रूर कुछ ऐसा मुआयना करेंगे कि आपके बच्चे की टाँग को हिट करके, उँगलियों को हिट करके पाँव की जो तलवे हैं उनको हिट करके कुछ इंडिकेशन उनको वहाँ से मिलते हैं कि क्या इसके ये जो लोअर बॉडी सिस्टम है, क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए कि बच्चा 1 साल का हो, अपने पाँव पे खड़ा हो, अगर नहीं हुआ तो तब देखेंगे। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़। और दूसरी बात मैं यहाँ ये कहूँगी जो देख सुन रहे हैं लोग या बाद में देखेंगे, बेफ़िक्र रहिए इस बात पर कि अगर आप जो है वो किसी भी वजह से डिले हो गए, आपको लगा मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, आप इंतज़ार करते रहे, कोई इस चीज़ की परेशानी नहीं है। जिस दिन से आपको इस चीज़ का एहसास हो गया कि आपके बच्चे को कुछ मसला है, आप उसी दिन से काम शुरू कर दीजिए बगैर ये सोचे कि वक़्त चला गया। हेलो, हेलो, हेलो। शायद ऑफ़लाइन हो गए आप। तो हेलो, शायद कोई टेक्निकल वजह है जिसकी वजह से अ, हेलो, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हेलो, 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 क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, जी, अभी अब मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, परफेक्ट। जी, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू वहाँ से ही करेंगे कि आप सीपी चाइल्ड के हवाले से, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है जब उनके घर में ऐसा बच्चा पैदा होता है तो बहुत वो उसका पूरे फैमिली जो है वो बहुत अरसे तक जो है इमोशनल उसके साथ अटैच होते हैं। फिर कुछ तो ऐसे होते हैं कि बच्चे का शुरू से ख्याल रखते हैं, फिर आखिर में जो है वो थक जाते हैं पेरेंट्स इसमें। तो बहुत ये एक मतलब ये बहुत बड़ा गंभीर मसला होता है उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। पेरेंट्स भी आगे नहीं बढ़ सकते, वो इमोशन में हो जाते हैं कि ये क्या हुआ था हमारे साथ। तो बहुत सारे तो लोग उसको कहते हैं कि स्पेशलिस्ट के वो जेनेटिकली होते हैं। खैर, अब हम मजीद आगे बढ़ेंगे आपके हवाले से। मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा था कि आप जो है बिहेवियरल टेक्नीशियन भी हैं। तो ये बिहेवियरल टेक्नीशियन और स्पीच थेरापिस्ट ये शायद हमारे लिए नई चीजें होंगी और हमारे नाजरीन के लिए भी नई चीजें होंगी। ये बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन या बिहेवियरल चेंज या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पीस डेवलपमेंट, क्या ये इस तरह की तो चीज नहीं है ये बिहेवियरल टेक्नीशियन? जी, बिहेवियर टेक्नीशियन कहीं ना कहीं रिलेट करता है दुनिया के हर अ, पेशे से, हर इंसान से, उसके दरमियान उसकी पर्सनालिटी में आने वाली चेंजिंग में। और लेकिन आजकल जिस चीज पर मैं काम कर रही हूँ वो है बच्चों का बिहेवियर। जी, जी, बिहेवियर ये एक ऐसी स्क्रीनिंग टाइम है जिसमें आप बच्चे को कोई कमांड देते हैं, बैठ जी, जाओ, तो बच्चा नहीं बैठता। तो हम देखते हैं बच्चा जो है वो आपके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता। उसकी जी, तबीयत में ओबेइंग एबिलिटी नहीं है, उसकी तबीयत में बात का मानना नहीं है। और जी, इसी से रिलेट करते करते यहाँ तक बात आती है कि बच्चे को सब चीज़ आ रही होती है लेकिन वो बताना नहीं चाह रहा होता। और जी, उसकी तबीयत में जिस तरह के बदलाव आ रहे होते हैं, जो बदलाव ना सिर्फ उसकी तबीयत को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं लॉन्ग टर्म में, बल्कि मुआशरे के लिए भी कहीं ना कहीं जो है वो तकलीफ का बायस हो रहे होते हैं। यानी उस बच्चे जी, में सब्र का पैमाना कम होता है, उस बच्चे में सुनने का पैमाना कम होता है। तो हम उनको उनके बिहेवियर के बारे में, उनके रवैयों के बारे में हम जो है वो उनको डील करते हैं और उनके रवैये पे ऐसा काम किया जाता जी, है जी, कि वो हमारे कहने पर वो सब करें जो उनके लिए बेहतर है, ना कि वो करें जो उनके लिए बेहतर है, जो वो अच्छा समझते हैं, सॉरी। जी, तो अक्सर बच्चे जंप करते हैं, हर वक्त कूदते फलांगते रहते हैं और बैठना पसंद नहीं करते, ये भी कहीं ना कहीं बिहेवियर में आता है। जी, बहुत सारी बातें करना भी बिहेवियर डिसऑर्डर में आता है। किसी को बात ना करने देना ये भी बिहेवियर डिसऑर्डर में आता है। अगर हम प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो किसी के खिलाफ प्लॉटिंग करते रहना, किसी को आगे बढ़ता हुआ ना देखना, किसी को अंडर प्रेशर रखना, किसी किसी को कुछ ना समझना। बिलीव मी, अगर कोई ऐसा करता है खुदारा तो आपको मेंटली जो है वो ट्रीटमेंट की जरूरत है। और ये सब चीजें हमारे मुआशरे में बहुत तेजी से परवान चढ़ रही हैं। हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो बिहेवियर थेरेपिस्ट और जो बिहेवियर टेक्नीशियंस होते हैं वो एक्सेप्टेंस एबिलिटी पे काम करते हैं।
कि जो भी माशरे में हो रहा है उसको खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप पर कंट्रोल कीजिए। आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता, आपको पेशेंस से काम लेना है। सो ये जो है, ये एक बिहेवियर टेक्निक्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। हम उस बच्चे को 15 से 20 मिनट ऐसी जो है वो खेल और तफरी में मसरूफ रखते हैं जो वो कभी नहीं करना चाहता, और हम उसको उस लेवल पे मसरूफ करते हैं कि वो कंफर्टेबली हमारे साथ 10 से 20 मिनट, बल्कि कभी कभी उससे भी ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी करता भी है, उसको एंजॉय भी करता है। और फिर वक्त के साथ साथ जब ये एक्टिविटी बार बार की जाती है तो वो उसकी तरबियत का, उसकी खसलत का हिस्सा बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी इस कोशिश की वजह से माशरे में एक पॉजिटिव चीज़ स्प्रेड हो जाती है। ये रहे तो बिहेवियर टेक्नीशियन की ड्यूटीज और बिहेवियर टेक्नीशियंस के रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करते हैं स्पीच थेरेपिस्ट। तो द स्पीच, जैसे नाम से ही जाहिर है, स्पीच बोलने का, थेरेपिस्ट। हमारे गिरदो नवा में कुछ लोग कुदरती तौर पे बोल नहीं पाते बाय बर्थ, रब की कुछ ऐसी तकसीम है। कुछ लोग जो हैं वो ऑटिस्टिक बच्चे बोलना चाहते भी हैं, वोकैबलरी भी है, नहीं बोल सकते। कुछ लोगों के जो हैं वो कुदरती तौर पे कानों की एबिलिटी इतनी नहीं होती, हेयरिंग लॉस इतना होता है कि वो उनके दिमाग तक आवाज़ नहीं जाती, जो भी माहौल में आवाज़ें या वॉइस या साउंड्स क्रिएट हो रही होती हैं। तो वो स्पीच थेरेपिस्ट उन लोगों के साथ काम करते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर स्क्रैनिंग होती है कि जी आपके कान, जिस तरह मेरी नज़र कितनी वीक है, 1 है, 2 है, इस तरह कानों का हेयरिंग लॉस होता है, 20% है, 10% है, 80% है, 60% है। इस तरह उनकी स्क्रीनिंग होती है। ये ऑडियोलॉजिस्ट करते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट नहीं करते। तो फिर ऑडियोलॉजिस्ट जो है, जिस तरह ऐनक बनवाने के लिए हमें जो है वो जाना पड़ता है वो दुकान पे, वो बहुत सारे ऐनक के जो है वो फ्रेम हमारे रख कर बोलते हैं कि अब आपको ठीक नजर आ रहा है। तो इसी तरह की प्रैक्टिस कानों के साथ भी होती है कि यहाँ आपके बच्चे को अच्छा सुन रहा है तो ये फ्रिक्वेंसी होगी। वो पीछे उनका एक मॉड्यूल को ऑपरेट करने के लिए कुछ जो है वो वॉल्यूम जैसे कुछ निशान बने होते हैं, तो उसको उसकी दिमागी और असाबी कुवत के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया जाता है। और फिर हम जैसे स्पीच थेरेपिस्ट का काम स्टार्ट हो जाता है, हम फिर स्पीच थेरेपी करते हैं क्योंकि उसके कान तक अब आवाज़ जा रही है, दिमाग तक आवाज़ जा रही है उस आले के बाद। फिर कुछ लोग जो हैं वो एक्सीडेंटली, बुजुर्ग या कोई भी ऐसे लोग जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और फैक्ट्री में काम करते हुए उनकी कोई भी ऐसे एक्सीडेंट होता है कि उनका हेयरिंग लॉस हो जाता है, हम उनको लकवा जिनको होता है, जिनको स्ट्रोक्स आते हैं, हम उनकी स्पीच पर काम करते हैं। बेशक वो ढेर उम्र औरतें हों, मर्द हों, बच्चे हों, एक्सीडेंट होते हैं कुछ लोगों के, जिनकी वजह से जो है वो उनका अपर क्लेफ्ट या लोअर क्लेफ्ट जो है या कहीं न कहीं जबड़ा मुतासर होता है, तो इसकी वजह की स्पीच बहुत डिस्टर्ब होती है, तो हम उस आपने पे काम। आपने आपने बड़ी अच्छी तरह से ये सारी चीजें समझा दी हैं, लेकिन ये होता है कि अब जो है बिहेवियर टेक्नीशियन और स्पीच थेरेपिस्ट के हवाले से, और हम चाहेंगे, हमारे पास ये होता है कि इंटरव्यू में हमारे पास टाइम मखसूस होता है, तो उस हवाले से आखिर में एक मैसेज, हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, तो 1 मिनट में आप हमें नौजवानों के लिए और आम आवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, और अपना कोई पैगाम देना चाहेंगे उनके डेवलपमेंट के लिए, तो अपना पैगाम दें, और उसके साथ हम इख्तिताम करेंगे फिर अपना प्रोग्राम। जी। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो है वो टाइम दिया और मेरी इन बातों को सुना। बहुत खुशी होगी अगर ये बातें उन लोगों तक पहुँचेगी जिनकी ज़िंदगियों में इन बातों को सुनकर चेंज आता है। और अगली बात मैं जो है वो कभी भी जो है वो इसके जो है वो मिस नहीं करना चाहूँगी, वो है मेरा इंटरव्यू स्कूल। तो मैं आप सबको, जो देखने और सुनने वाले नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, जो अपने घरों में हैं, उनको मुआशरा, घर, सोसाइटी, उनके फैमिली के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इजाज़त नहीं देते कि वो घर से बाहर निकल कर नौकरी करें, लेकिन वो अच्छा बोल सकती हैं। वो चाहती हैं कि वो कमाएँ और अपनी अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, ना सिर्फ़ अपने खर्चे पूरे करें।
तो उन लोगों के लिए हमारा इंटरव्यू स्कूल जो है वो ओपन है, हम सब लोगों को वेलकम करते हैं। किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी है, कैसे इंटरव्यू स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे जो है वो हम लोग इंटरव्यू करेंगे तो पैसे मिलेंगे उसके, इन सब सवालों के जवाब के लिए पूरा सेशन होना चाहिए। अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो मुझे जो है वो इसमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा कि आप कभी भी जो है वो मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अभी अपना नंबर जो है वो पिंच कर रही हूँ, आपको चैट में शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ आप उसको जो है वो शेयर कर दीजिए। मेरे लिए बहुत बहुत जो है वो आसानी की बात होगी। मैंने प्राइवेट चैट में शेयर किया, आप उसको प्लीज़ टैग कर दीजिए ताकि लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकें और मैं उनको बता सकूं कि इंटरव्यू स्कूल के साथ हम पैसे कैसे कमा सकते हैं और जी उन पैसों को कमाने का ज़रिया क्या है, किस तरह हम इसी इंटरव्यू स्कूल के साथ काम करते-करते कैसे बहुत आगे तक जा सकते हैं। यही मेरा पैगाम है। सोचिए मत, आप किसी भी शहर, किसी भी मुल्क, किसी भी इलाके से हैं, आप गाड़ी रखते हैं, आप सर पे दुपट्टा लेती हैं, आप नकाब करती हैं, आप अबाया पहनती हैं, आप कोई भी ज़बान बोलती हैं, आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं और पैसे कमा सकते हैं। यंग बच्चे-बच्चियाँ, बुज़ुर्ग जो लोग बोलना चाहते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं, अपनी रिटायरमेंट को एन्जॉय करें, हमारे साथ जॉइन करें, लर्न करें, जिन लोगों से आप सारी ज़िंदगी नहीं मिल पाए। अब उनके साथ आपको इंटरव्यू करने का मौका भी मिलेगा और आपकी ग्रूमिंग भी होगी। तो हम सब वेलकम करते हैं आप सबको, हमारी टीम का हिस्सा बनिए और हमारे साथ आगे बढ़िए। थैंक यू। ने मिला और इंशाल्लाह ताला अब हम चाहेंगे कि आगे भी आपसे इंटरव्यूज करें और मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उन पे करें, जैसे वो इंटर आपसे सीखने का भी मौका मिलेगा। और इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे अपने नाज़रीन से भी, आपसे भी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच। जी, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।